बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो आपकी खिदमत में हेल्थ केयर टेबल टॉक के साथ एक बार फिर हाजिर। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके लिए हमेशा एक नई इन्फॉर्मेटिव जो हैं टेबल टॉक लेके आते हैं। और हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर एवस रिजवी साहब। और सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन तो बहुत आ रहे हैं आपके कहने में, क्या आपकी कहने में एंकर हैं अरे डॉक्टर वाह, सायरा भाई, क्या जब बात पूछते है, हैं भाई तो मैं बहुत सारे पेशेंट भी आपके पास आ रहे होंगे क्या यकीनन। बात है हाँ। सर, थैंक यू सो मच। अगर आप सर कह रहे हैं तो फिर तो यकीनन ये फ़ोन भी आए होंगे और ये बातें भी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये बात यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें इस बात पर मुसलसल फीडबैक दे रहे हैं और नई नई बातें पूछते हैं, नए नए टॉपिक्स उठाते हैं। और हम अपनी जो एक बुक बनाई हुई है हमने उसमें नोट करते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप सबकी बारी आती जाएगी। दुआ कीजिए कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम भी आपके साथ मौजूद रहें और आप सबकी भी सेहत तंदुरुस्ती की हम दुआ करते रहेंगे। इन प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि आपको वो हैंडी इन्फॉर्मेशन दी जाएँ, वो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएँ ताकि आप सेहत के मुतालिक आगाही भी रख सकें। साथ ही साथ जो है आपके पास ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हों कि आपको फौरी तौर पर कहीं जाना ना पड़े, बल्कि आप अपने तौर पर भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही आप कहेंगे इसको कि याद माजी अज़ाब यारब करने वाली बात कर रही हैं कि कभी टीबी की बात करती हैं तो कभी कोविड की बात करती हैं। और उसी से मिलता जुलता आज का टॉपिक है सीजनल एलर्जीज़ और अस्थमा। और ये सारी चीज़ें जब होती है, ज़रा सा मौसम चेंज हुआ लोग छींकना शुरू कर देते हैं या स्किन एलर्जी शुरू हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी एलर्जीज़ अस्थमा के शिकार होते हैं और अटैक्स होते हैं, फिर पम्प्स यूज़ होते हैं और खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाती है, इसमें सीवियरिटी हो जाती है। थोड़े से पोलन गिरे तो लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। हमारा इलाका भी ऐसा है, हमारा मुल्क भी माशाल्लाह से हमारे पास है कि हम कुछ इलाकों में पोलन की वजह से बड़ी शिद्दत रहती है चीज़ों से। हमें बताइए कि एलर्जी अस्थमा क्यों होता है? ज़रा सा मौसम चेंज होता है, हवाएँ चेंज होती है तो हमारे बच्चे क्यों बीमार होते हैं? डॉक्टर सायरा, आपने इंट्रो में खुद ही सब कुछ बता दिया, मेरे लिए तो छोड़ा ही नहीं, सिर्फ अरे ये बता रहा हूँ कि ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। बाकी वो सब जो रीज़न्स जो आपने बता दिए उसके अलावा मुझे और रीज़न नहीं कि भाई पोलन वाला भी हो जाएगा, उसमें अपनी चेंजिंग वेदर भी हो जाएंगी और हमारी इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो आपने अभी बताई हैं वही हैं। सर, इनसे कैसे बचे जाए? आप हमें इनसे टिप्स एंड हाँ, ट्रिक बताएं ना। बिल्कुल, इससे सारी अवॉइडनेस की जो स्ट्रैटेजी है ना, कि इवन जो बहुत चीज़ें नहीं रह सकी, जैसे इवन कोई समझता है कि भाई क्या नाम है कि हाइजीनिक कंडीशन हो जाएगा, कर दी आपने, लेकिन उसकी भी कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए। कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके ट्राइगर्स होते हैं जो इसको बढ़ावा देती है उन चीज़ों को, तो उनको अवॉइड करना है। तो एलर्जी में और इसमें जो हमने देखा है कि अपने के जो इम्यून सप्रेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें यही होता है कि आपको अगर पता चल जाए कि भाई आपको किस कलर से, किस खुशबू से, किस इन्वायरमेंट से या पोलन से, तो उसको एक अवॉइड करें। अच्छा, और उसके बाद जो है ना कि नॉट नेसेसरी जो एक सेल्फ मेडिकेशन होती है ना, कि उन्होंने ये मेडिसिन खाई और उनको ये रिलीफ मिल गया, इससे अवॉइड। अब मैं सारी बातें बताऊंगा, अगर सिर्फ पकड़ के बैठ जाए ना क्या क्या अवॉइड करना है। क्या बिल्कुल। लोग फिर एक समझते हैं ऐसे ही नीम हकीम खतरा है, जहाँ उनके पास पहुंच के तो फलाने ने फलाना इनहेलर यूज़ किया था, लेकिन सम टाइम राइटली प्रिस्क्राइब इनहेलर भी जो है ना आफ्टर सम पीरियड क्या नाम है वो आपके लिए नुकसान हो जाता है। फिर लोग कुछ समझते हैं कि भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना वो एकदम, वो कहते हैं यार ये दवाई दे रहा है, ये पढ़ा लिखा तो डॉक्टर है नहीं, तो वो क्या कहते हैं वो देता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इनहेलर्स वगैरह देता है, तो वो भी जो है ना फौरन लेना उनका जो है ना उनसे भी अवॉइड करना है कहते हैं। फिर ये एक बहुत आम यूज़ है क्या नाम है नेज़ल डीकंजेस्टेंट का, अगर वो राइनोरिया और एलर्जी की चीज़ें हो रही हैं, फ्लू की चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें भी वो जो है एकदम बगैर किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर ना ये इवन नेज़ल डीकंजेस्टेंट भी नहीं लेने के। अच्छा। और इवन जो एंटी एलर्जीज लेने हैं, हर एंटी एलर्जीज जो है ना हर आदमी के लिए नहीं, उस औरत के लिए जो लैक्टेटिंग मदर है वो एंटी एलर्जीज और हैं। अरे रियली? वो जो अपने बच्चे हैं जो छोटे हैं उनकी किस लिमिट को कौन सा लिक्विड ओरल में लेना है वो अलहदा है। वो लोग जो ड्राइव कर रहे हैं मशीन्स के ऊपर हैं उनके लिए एंटी एलर्जीज नॉन सेडेटिव हैं, या वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ताकि वो चीज़ें रहें।
اچھا، اور اس میں کچھ انٹیک آف فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ان سارے کی جڑ جو ہے نا وہ جڑ ہے امیون سسٹم کا جو ہے نا سپریس ہونا کرتا ہے. صحیح. تو آپ اپنی جو غذا میں وہ خیال رکھیں کہ جو آپ کی جو غذائیت وہ اس کو پوری ملتی رہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو بچے بائی برتھ اپنا لو امیون کی وجہ سے ان الرجیز میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ایک خاص ایج پہ آنے کے بعد وہ ان کے اندر جو اپنی سیلف جو ڈیفینسو میکینزم ان کا انہانس ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ان کو ریلیف ملتا ہے. تو اس میں سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے اور یہ خام خواہ کسی سے سن کے کوئی انہیلر نہیں لینا ہے, کسی سے کوئی اسٹرائڈ نہیں لینا, کسی سے بہت سوچ سمجھ کے. کوئی سمجھتا ہے یہ تو ہلکی سی چیز ہے یا کوئی چیز ایسی جو کہ بھائی انہوں نے فلانا کلر پہنا ہوا ہے ان کو اپنا بہت اچھی خوشبو لگ رہی ہے, ویسے نہیں. اچھا. کہ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس خوشبو سے آپ کو کیا ہوتی ہے, کون سی جرابوں سے آپ کو پیروں میں اپنا ایکزیما ہو جاتا ہے, اور یہ سب کچھ اگر آپ کو نالج ہے تو یہ آپ اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ ہمیں کسی نہ کسی ڈٹرجنٹ سے بھی الرجیز ہوتی ہیں. بالکل, وہی بتایا نا میں, کسی بھی کیمیکل سے. ایون جب یہ تو دیکھیں نا ایک ریکوائرڈ ہے نا جو اپنا پاؤڈر یا اپنا کوئی خوشبو ہے تو اس سے بھی اپنے الرجک ہو سکتے ہیں. ایون الرجی تو آپ کو پتہ ہے نا لوگوں سے الرجک ہوتے ہیں. وہ تو الگ چیز ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لوگوں سے نہیں بالکل یہ اسی کا سیم میکینزم ہے. اچھا, کہ جیسے دیکھیں بھائی آپ کو فلانی انٹیک آف کیا نام ہے فلانی چیز جو ہے نا اس سے جو ہے نا اندر جا کے امیون سسٹم سپریس ہوا اور آپ جو ہے نا بالکل ٹھنڈے ہو گئے, نزلہ ہو گیا, ہاتھ پیر چھوڑ دیا. اسی طرح کسی سے شکل دیکھ کے آپ کو جو ہے نا ایک دم ایک دورہ نہیں کہوں گا آپ پہ ریئیکشن آتا ہے ناپسندیدہ شخص ہے تو وہ دیکھ تو یہ کہتے ہیں وہ تو آدمی اس سے الرجک ہے. مجھے یقین ہے میں نہیں ہوں وہ ایک علیحدہ بات, میں آپ کو جنرلی بات بتا رہا ہوں. صحیح ہے. سر سے بات کرنے کا یہ اچھا فائدہ ہے. دیکھیں انہوں نے مجھے نا بہت سارے ٹپس اینڈ ٹرک کے ساتھ بہت ساری وارننگز بھی دی. دیکھو ایک ہمارے سومرو صاحب بھی ہوتے ہیں, اگر ان سے بھی ہم الرجک ہو جائیں تو ہمارے کام کیسے چلیں گے؟ یہ بات بھی آپ سے ہو جائیں تو یہ پروگرام کیسے ہوں گے؟ اچھا, اس لیے آپ مجھے برداشت کریں. چلیں, اچھا سر یہ تو ساری بات آپ نے بتائی کہ امیون سسٹم کی, اور امیون بوسٹر میں ہم نے ویسے بھی کووڈ کے پروگرام میں بھی اور ٹیوبرکلوسس کے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ بھائی اپنی غذا پہ خصوصی توجہ دیں, ہیلدی ڈائٹ لیں, سلیپنگ پیٹرن اچھا رکھیں. یہ ساری چیزیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں بس سب پتہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. تو یہ تو ہم بھی بتاتے ہیں, آپ کے بھی ٹپس اینڈ ٹرکس میں آتی ہیں. الرجی کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں کیا؟ یس, اینٹی الرجی کے جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اینٹیجن ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ایک زمانے میں تو بہت ہی مہنگے ہوا کرتے تھے. اب آفٹر دی یوزیج آف کیا نام ہے اور اس کے اندر بہت کیسز آنے لگ گئے ہیں جس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا اب وہ کاسٹ نہیں رہی, وہ پرائسز نہیں. اور بعض تو ایک آدھ NGOs کی لیبارٹریز ہیں جو آپ کی یہ ٹیسٹ کرتی ہیں اور وہ بالکل آپ کو سائنٹیفکلی پروو کر دیتی ہیں کیا نام ہے. اچھا, ان کا بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے کہ جیسے اس نے 2025 میں آپ سے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ چیز نہ کھائیں یا فلانی چیز نہ کریں یا فلانی ویدر میں نہ جائیں, لیکن مائٹ بھی کیا کہتے ہیں آفٹر ڈیولپمنٹ آف یور اون امیون سسٹم یو ول ناٹ ریکوائرڈ ٹو کیا نام ہے اس سے پرہیز کرنا. اچھا, ہاں, تو یہ بالکل آئیڈینٹیفیکیشن ریکگنیشن آف دوز فیکٹرز آپ کو پتہ چل جائیں تو. اچھا سر, میرے پاس آج کے پروگرام میں 2 سوال بھی ہیں. اچھا, ٹی بی کے پروگرام کا سلاٹ چونکہ ہمارا بہت ہٹ گیا ہے اور اس میں ہمارے پاس بڑے سوال آئے, جس میں ایک سوال جو مجھے بہت اپیلنگ لگا وہ ٹی بی کے ٹیسٹ جانا چاہ رہے تھے کہ جنرلی ٹی بی کے ٹیسٹ کیا ہوں, کیا صرف ESR بڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ ٹی بی کا شکار ہے؟ پہلے اپنا جو کلاسیکل جو چیزیں تھیں نا, آج جو ہے نا بہت کلیئر کٹ ایک چھوٹا سا جو پلمونالوجسٹ ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کیا نام ہے کہ کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ عام رسپائریٹری کا پرابلم ہے یا ایون GI کی چیزیں ملتی ہوئی ہوتی ہیں, چاہے اس کو کہ بھائی یہ ہے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے فیور کا, اس کے اندر کیسے ہے. تو ESR کا جو اپنا جو بیڈ ریڈنگ ہے نا وہ تو اور بھی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے, جہاں باڈی میں انفیکشن ہوگا وہ تو وہاں پہ ہوتا ہے. اور بعض کا یہ بھی ہیریڈیٹی سے ہوتا ہے, بعض کا ہمیشہ ESR ریز ملے گا, جو رینجز ملتی ہیں. اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو کوئی ساری انہائیجینک کنڈیشنز کو اوائڈ کرنا ہے, سارے جو چیزیں انٹریکشن نہ ہو. اور اب بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ شارٹ کیموتھراپیز ہیں, یو کین لیو جنرلی, جیسے یو کین گو آن یور روٹین ورکنگ پہ, آفس میں, کام پہ, کاروبار میں جا سکتے ہیں. اور ٹیسٹ کی بات یہ آ گئی, لیکن ٹیسٹ پہلے ہوتا تھا بلڈ CP ہو رہا ہے, اسپوٹم ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بات ہماری شاید اس پروگرام بیچ میں رہ گئی تھی. انیشیل انٹینسو میں جب پتہ چل جاتا ہے کہ اسپوٹم کنورژن ہو گیا ہے تو اس کے بعد ان کو ڈرگ کو چینج کرنے ہوتا ہے کہ جو 3 یا 4 ڈرگس چل رہی تھیں اس میں سے 2 پہ چلے جاتے ہیں, یا آئسونازولید اور ریفمپسین کو کنٹینیو کرنا ہے. سر ٹی بی کے لیے ویسے جنرلی ایکس ریز بھی تو کرائے جاتے ہیں نا؟ ایکس ریز بالکل کرائی جاتی تھی, اس میں اپنے خاص طور پہ
जो अपने Chest- चेस्ट के जो PAVU. उसको तो PA उस चेस्ट पे उसके अंदर अपना, लेकिन मैंने शायद उसी प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि आने वाले वक्त के अंदर जो है जी। ना, जो रेडियोलॉजिकल भी हेल्प मिलेगी फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ChatGPT। और किसी हद तक तो हम देखा जाए कि हाँ। बड़े लैब्स में हमें काफ़ी हेल्प आउट होते हैं। अब एक्सरेज भी डिजिटल होते हैं, आपके मोबाइल पे उसकी कॉपी मिल जाती है। पहले आप पूरी फिल्म लेके सुखाते फिरते थे, बिल्कुल अब ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि टीबी के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिन नहीं होते अब ज़्यादा, पहले होते थे। अब सिर्फ CBC करा के और आपके डॉक्टर आपको डिसाइड कर सकेंगे कि आइदर वो किस लेवल पर है। ये सार चूँकि बॉडी के इन्फेक्शन की वजह से बड़ा हुआ होता है, तो उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो आइदर TB और कोई और वजह है इसकी। एम आई राइट सर? बिल्कुल यू आर राइट। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से भी एक सवाल है कि कार्डियोवैस्कुलर अगर चेस्ट पेन हो जाता है, आपने अपने प्रोग्राम में ये नहीं बताया, उन्होंने कहा है मुझसे सवाल में कि कार्डियोवैस्कुलर का एक चेस्ट पेन होता है, क्या वो हर चेस्ट पेन जो है कार्डिक डिजीज़ की तरफ जाता है? देखिए अमूमन लोगों को कन्फ्यूजन यही होता है कि कुछ जो एपिगैस्ट्रिक पेन ही होता है ना, उसको भी कार्डिक समझते हैं। और बहुत ज़्यादा जो परेशान होते थे जब हमारे यहाँ कराची में या पूरे सिंध में 2-3 इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ थे, बिल्कुल। तो वो समझते थे, तो वहाँ पे फिर उनको बताते थे नहीं भाई ये आपने कुछ ओवर ईटिंग कर ली है और आप कोई एंटासिड लें और अपना ये जाके चले जाएं, अदरवाइज हर नहीं, क्योंकि उसमें रेडिएटिंग पेन होता है। उसमें जो होता है कि अगर आज जो है ना कराची में, बल्कि हमने अपने शायद कार्डियोवैस्कुलर प्रोग्राम में कहा भी था कि कराची में भी तकरीबन कोई 18-20 बिल्कुल आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें 11-12 का हमने नाम भी लिए बिल्कुल। थे। फिर हम अगले किसी प्रोग्राम में डिटेल्स बता देंगे, जहाँ पे आदमी को सबसे पहले उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखें चाहे वहाँ NICVD शहर में है या और सेंटर्स पे भी हमारे NICVD खुल गए नेशनल, बल्कि उसका नाम भी चेंज हो गया, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, NICVD नहीं रहा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना है कि वहाँ जाएं, ताकि अगर आपको कोई मसला नहीं है तो वो आपको घर भेज दे। बिल्कुल। और अगर आपको वहाँ जाने से पहले असल जगह NICVD या SIVD पहुँचने में देर लग रही है, तो वो आपको एम्बुलेंस दे के पहुँचा दे। तो अब ज़रूरी है कि आप ये जो सारी साइन सिम्टम्स ऐसी आएँ तो वहाँ उन सेंटर्स पे जाएँ जो इमीडिएट, और मेरे ख्याल में हमने बहुत सारे नाम बताए थे। जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आप उस एपिसोड को दोबारा देख लीजिए तो क्या आपको नाम भी पता चल गया। लेकिन थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट कि हमें बहुत अच्छा सर्विस सेंटर ये मिल गए हैं और बहुत सारे इसके जो है आउटलेट्स हमें बना दिए हैं ताकि दूर दराज इलाकों से आने वालों को भी कोई मुश्किलात ना हो। तो इस मामले में कराची में ही और लाड़काना, पूरी सिंध में वहाँ है। हाँ जी, तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट का इस मामले में वाकई अप्रिशिएटिंग ये कदम है कि आवाम की सहूलत के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया गया है। तो ये 2 सवाल मेरे आज के क्लियर हो गए। बाकी इस प्रोग्राम का एपिसोड कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज हम आपसे लेते हैं इजाज़त। सर कोई बात रहती है इस प्रोग्राम के हवाले से, एलर्जीज इस्तेमाल से? कुछ होगी, कुछ सवाल आएंगे तो फिर हम इसको किसी और एपिसोड में कवर कर लेंगे। हमेशा की तरह आपका बेहद शुक्रिया सर कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और इतना डिटेल हमें बताते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं और हंसी मजाक में भी हमें बहुत सारी बातें कह देते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ सीख के जाएं। यहाँ इस एपिसोड को करते हैं इख्तिताम पजीर और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करेंगे और जिस पर बार बार हमें रिपीटेडली सर की तरफ से वार्निंग मिल रही है कि ChatGPT डिजिटल मीडिया, तो एक शो ज़रूर इस पर होना चाहिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में डिजिटल मीडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।